नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा। आप सभी के साथ मैं हूं जिया शर्मा। तमाम बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। और अब आपको बताएंगे खबरें विस्तार से। और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच को किसान तैयार हैं, उनकी रणनीति तैयार है। 12 बजे से कूच शुरू हो जाएगा। 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच को पूरी तरीके से तैयार है। तो दोपहर 12 बजे पंजाब हरियाणा बॉर्डर से कूच की तैयारी किसानों की। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने आरोप लगाया है कि दिल्ली तक पैदल जाने नहीं दिया जा रहा। पंढेर का कहना, किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि केंद्र के मंत्री बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, बिना ट्रैक्टर जाने को तैयार हैं, फिर भी आखिर क्या दिक्कत हो रही है। ये पंढेर ने सवाल उठाए हैं और साथ ही आरोप भी लगाए हैं। आज एक बार फिर से किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। 101 किसानों का जत्था। हमारे साथ सरवन सिंह पंढेर हैं। पंढेर साहब, आज एक बार फिर से जत्था जो है दिल्ली की तरफ कूच करेगा पैदल जो है। हाँ, 101 किसान मजदूर का जत्था दिल्ली की ओर कूच करेगा। पर जैसा हमने 6 दिसंबर को देखा कि काफ़ी टीयर गैस भी इस्तेमाल हुई है ना, तो सरकार जो है आपको आगे क्रॉस करने नहीं दे रही, पैदल भी जाने नहीं दे रही है। यही सबसे बड़ा सवाल है। जो पिछले आज 300 दिन पूरे हो गए हमारे मोर्चे के, जो पिछले 300 दिन से बोल रहे थे, देश की अदालतों में जाके बोल रहे थे, केंद्र के हो राज्यों के, भाई ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ दो, ये देश के अमन कानून के लिए खतरा है। अब पैदल चलते हुए लोग कैसे खतरा हैं? तो हमने ऐसा मान लिया है कि अगर देश का इतना बड़ा कृषि क्षेत्र है, 80 करोड़ से आगे किसान है, खेत मजदूर है, उसे हम मरते हुए नहीं छोड़ सकते। अगर देश के कृषि क्षेत्र के लिए हमें बलिदान भी किसी किस्म का देना पड़ा तो हम तैयार कर रहे हैं अपने आप को। मुझे भाजपा पे बड़ी आपत्ति है जो उनके मंत्री महोदय बयान देते हैं, वो कोई भी उनकी जस्टिफिकेशन नहीं होती भी, किस तरह से उसको बोले। उनका बयान में कोई दम है? या तो प्रधानमंत्री बयान दे या गृह मंत्री, 2 ही आदमी हमें तो नजर आते हैं कि उनका ही चलती है वहाँ। अब देश के कृषि मंत्री संसद में ये बोल रहे हैं कि हम C-250 के अनुसार फसलों की खरीद करेंगे, सभी फसलों की। ये अकेला बयान देने से थोड़ी ना चलेगा। आप प्रधानमंत्री को आगे लाइए, वो बोले, उसको इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाइए, उसका लॉ लेके आइए। भाई हम कहेंगे अच्छी सरकार है ये। तो किसान तैयार हैं, लेकिन किसान नेताओं के कुछ बड़े सवाल और बड़े आरोप भी हैं जो कि केंद्र सरकार पर लगाते हुए सरवन सिंह पंढेर भी नजर आए। आइए ताजा हालातों के बारे में जान लेते हैं। सीधे शंभू बॉर्डर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन कुमार जुड़े हुए हैं। सचिन, किसानों की तैयारी पूरी है, दिखाएं तस्वीरें। जी, किसानों की तैयारी पूरी है। 101 किसानों का जत्था आज जाएगा, एक बार फिर से कोशिश करेगा दिल्ली जाने की। ये आपको बता दें, ये जो किसानों की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से ये जो रस्सी लगाई गई है, ये असल में एक डिमार्केशन की गई है कि किसान जो हैं इससे पीछे रहेंगे और सिर्फ 101 किसान जो जत्थे के रूप में जाएंगे, वही किसान जो हैं आगे रहेंगे। तो ये वॉलंटियर्स यहाँ डिप्यूट किए गए हैं किसानों की तरफ से, ताकि आम जो किसान है वो आगे ना आए और सिर्फ 101 किसानों का जत्था ही जो है वो शंभू, जहाँ पे हरियाणा सरकार की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, तमाम प्रबंध किए गए हैं, उस तरफ जो है वो जत्था जाएगा। तो ये प्रबंध हैं किसानों की तरफ से। हालांकि दूसरी तरफ हरियाणा की तरफ भी बड़े पुख्ता प्रबंध हैं। तो आज देखना ये होगा कि क्या 101 का जत्था जो है वो उसको इजाज़त देगी हरियाणा सरकार या नहीं देगी, क्योंकि 6 तारीख को इजाज़त नहीं दी थी। अब इस तरह के संकेत तो नज़र नहीं आ रहे हैं कि सरकार जो है जाने देगी। तो जिस तरह से 6 दिसंबर को हुआ था कि किसानों ने जब जाने की कोशिश की तो वहाँ हंगामा हुआ, हरियाणा की तरफ से जो है टीयर गैस किसानों के ऊपर इस्तेमाल की गई। तो आज कैसे हालात रहते हैं ये देखना जो है वो महत्वपूर्ण होगा कि क्या किसानों के ऊपर आज भी हरियाणा की तरफ से वैसे ही टीयर गैस इस्तेमाल की जाएगी या फिर कुछ और जो है रास्ता जो है निकाला जाएगा। फिलहाल किसान जो हैं 101 के जत्थे में जाएंगे और वो 101 किसानों की बाकायदा लिस्ट बनाई गई है जिन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया है इस काम के लिए कि वो जो है पैदल जाना चाहते हैं। किसानों का आरोप यही है कि पहले हमारे ऊपर आरोप लगता था कि हम
ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेके जाते हैं, जिससे जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाती है। पर अब हम पैदल जाना चाह रहे हैं तो हमें पैदल भी क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, यही सवाल किसानों का है। पर दूसरी तरफ हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार ने अपने प्रबंध जो हैं वो पूरे कर रखे हैं ताकि किसानों को आगे ना बढ़ने दिया जाए। तो यही कशमकश है, 13 फरवरी से चली हुई है किसानों और हरियाणा सरकार के बीच में। अब देखना यह है कि किसानों की जो मांगे हैं उनका हल क्या निकलता है, क्योंकि अल्टीमेटली किसानों की जो मांगे हैं उनका जो सल्यूशन है वो तो बातचीत से ही निकलेगा। सरकार अगर उनकी बातें मानेगी तो उसके लिए बातचीत जो है करनी पड़ेगी। तो और सचिन, ऐसा लग रहा है कि जो 6 तारीख को स्थितियां शंभू बॉर्डर पर देखने को मिली थी, कुछ वैसा ही जो माहौल है वो आज बनता हुआ नजर आ सकता है, ऐसी आशंकाएं हैं। ऐसे में किसानों की अगली रणनीति क्या रह सकती है? आप किसानों से अगर बात कर सके तो एक बार कोशिश करिएगा। साथ ही किसानों का यह भी आरोप है कि सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की बातचीत के लिए उन्हें बुलाया नहीं गया, तो नाराजगी थोड़ी और बढ़ गई है। जी बिल्कुल, किसानों की तरफ से नाराजगी तो है कि हमने बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखे हैं, और किसान ये भी कह रहे हैं कि हमने पिछले कल का दिन जो है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ही इस तरह के सिग्नल जो है आए थे। किसान यहाँ पे हैं, अगर हम कोशिश करेंगे इन किसानों से बात करने की तो जान पाएंगे कि क्या इनके जो है दिलो दिमाग में है। आप देख सकते हैं ये वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे, जो किसान संगठनों के हैं, जो यहाँ पे बिठाए गए हैं। आप लोग एज वॉलंटियर यहाँ बैठे हैं, क्या आदेश हैं आपको संगठन की तरफ से? वॉलंटियर बैठे हैं, किसी बंदे ਨੂੰ अंदर नहीं जान देंगे, बस दिल्ली जाने वास्ते आए हैं तो दिल्ली जाएंगे। तो जो 101 का जत्था है वही आगे जाएगा, आप लोग नहीं जाएंगे? नहीं निकलना वो ही जाऊगा, 100 बंदा, 101 बंदा वो ही जाऊगा। जी जी, जायज आदमी नहीं यहाँ पर शरारत कर जाए तो हमारा संगठन बदनाम हो जाएगा, इसलिए हम बैठे हैं। कोई भी गैर आदमी को नहीं जाएगा, 101 आदमी का जो मर्जीड़ा जथा वही आगे जाएगा। तो हमारा संकल्प है कि हम दिल्ली जाएंगे, अपनी मंगे रखने जाएंगे, कोई दंगा फसाद करने नहीं जाते। हमको ऐसा रोकते क्यों हैं? हम तो अपनी बात रखनी है भाई, हमारी बात ही सुन के राजी। हमको पैदल भी नहीं जाने देते, पहले कहते ट्रैक्टर ट्राली नहीं जाने देनी, अब बोलते पैदल जाओ, पैदल भी नहीं जाने देते। तो यही है किसानों की बात कि पहले ट्रैक्टर ट्रॉली में बोलते थे कि ट्रैक्टर ट्रॉली में जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी। अब किसान बोल रहे हैं कि हम पैदल जाना चाहते हैं, तो पैदल भी नहीं जाने दिया जा रहा है, कि हम बात रखना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर। अब देखना है कि डेडलॉक है एक बिल्कुल, सरकार 2 और घंटे किसान से संगठनों कम के का बीच समय में। बचा हुआ है। 12 बजे से जो कूच है वो तैयार हो जाएगा दिल्ली के लिए, किसानों का जो जत्था है वो तैयार हो जाएगा। ऐसे में किसानों के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप नजर बना के रखिएगा, सचिन आगे आपसे अपडेट्स देंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर ईवीएम पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। महाविकास अघाड़ी ने ईवीएम से चुनाव पर रोक की मांग को लेकर अपनी मुहिम और भी तेज कर दी है। जी हां, इस बीच एनसीपी एससीपी प्रमुख यानी कि एनसीपी शरद पवार गुट जो है आज सोलापुर की मालशिरस विधानसभा के मारकरवाड़ी गांव पहुंचे हैं शरद पवार। यहां पर शरद पवार ग्रामीणों से बातचीत करेंगे और इस गांव के लोगों ने ईवीएम की शिकायत की थी। गांव वालों ने आरोप लगाया था कि चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिले, जबकि उन्होंने शरद पवार की पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिए थे। ईवीएम के खिलाफ गांव वाले बैलेट पेपर से फिर चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, यानी कि एक बार फिर से चुनाव यहां पर हो और बैलेट पेपर से हो। इस बात की जो मांग है वो यहां के ग्रामीण कर रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं ईवीएम को लेकर। और इसी के तहत शरद पवार पहुंचेंगे उन ग्रामीणों के साथ मुलाकात करने के लिए। आपको बता दें कि इस विधानसभा सीट से एनसीपी शरद पवार के ही उम्मीदवार विधायक बने हैं। शरद पवार पहुंच चुके हैं और ग्रामीणों से मुलाकात वो करेंगे। ये वो ग्रामीण हैं जो कि लगातार ये मांग कर रहे हैं कि यहां पर एक बार फिर से चुनाव होने चाहिए और बैलेट पेपर से होने चाहिए, क्योंकि मारकरवाड़ी जो गांव है यहां पर ईवीएम को लेकर शिकायत ग्रामीणों ने की थी और कहा था कि जो शरद पवार गुट के नेता हैं उनको वोट दिया गया था, लेकिन उनका जो वोट है वो ईवीएम में नहीं रिकॉर्ड हुआ और ईवीएम की गलती यहां पर बताई जा रही है। ईवीएम को लेकर शिकायत भी की थी मारकरवाड़ी के लोगों ने, लेकिन अब जो शरद पवार हैं वो पहुंच चुके हैं उन ग्रामीणों से मुलाकात करने के लिए। हालांकि इसके पहले भी ग्रामीणों ने ये बात रखी थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन कोई इजाजत नहीं मिली थी। और खबरों का सिलसिला आगे रहेगा जारी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर ये कि ईवीएम पर लोगों के मन में संदेह, कहना सुप्रिया सुले का, बैलेट पेपर से यहां पर
चुनाव होने चाहिए। सुप्रिया सुले ने इन बातों का जिक्र किया। एनसीपी एससीपी नेता सुप्रिया सुले का ईवीएम पर बड़ा बयान। देखिए, महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए उसके बाद से लगातार विपक्ष ईवीएम को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है और अब सुप्रिया सुले ने कहा है कि ईवीएम पर लोगों के मन में भी संदेह है, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। A lot of murmur in society, a lot of anxiety, and a lot of issues and questions raised about it. So I think if there is so much concern and unrest amongst people, then why wait for it? If people are showing suspicion about EVMs, I think it would be a nice way and gracious enough to move it to the ballot the way globally it has happened in most western part of the world. और देखिए, लगातार जो वार पलटवार और प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है ईवीएम को लेकर, वो महाराष्ट्र से सामने आ रही हैं प्रतिक्रियाएं। महाविकास आघाड़ी के नेता गुमराह कर रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से अब ये सामने आया है। उदय सामंत का कहना है कि ध्यान भटकाने की कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है। प्रियंका खुद ईवीएम से जीती तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ सही है। हार की निराशा में ईवीएम पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, उदय सामंत का कहना है। आपने सही बात कही है कि माहौल बनाया जा रहा है, उसमें कुछ भी मेरे ख्याल से जो अभी मैंडेट मिला है उसको ढकने के लिए ये सब चालू है। जब ईवीएम प्रियंका गांधी मैडम की यहाँ अच्छी तरह से चलती है, वहाँ उनकी जीत होती है, तो उधर किसी का भी आक्षेप नहीं है। हरियाणा में भी किसी का भी आक्षेप नहीं है। नांदेड़ में जो चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, उसमें महाविकास आघाड़ी का एमपी चुन के आया, उधर आक्षेप नहीं है। लेकिन मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आक्षेप है। मैं जहाँ से जीता हूँ, हमारे महायुति के सब लोग जहाँ से जीता है, उनके ऊपर आक्षेप है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। अभी अपना जो सक्सेस नहीं आया है वो ढकने के लिए ये महाविकास आघाड़ी का प्रयास शुरू है और ये मेरे ख्याल से माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये सब कुछ चल रहा है। इसमें सिर्फ और राजनीति है और मेरे ख्याल से शपथ जो विरोधक हमारे हैं उनकी शपथ आज या कल पक्की होगी। तो देखिए, महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तो जारी है, लेकिन साथ साथ नई सरकार में एक मंथन भी चल रहा है और ये मंथन है विभागों के बंटवारे को लेकर। लगातार खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं। शिवसेना शिंदे का गृह मंत्रालय पर लगातार दावा किया जा रहा है, ये खबरें सामने आई। तो वहीं एनसीपी अजित पवार का वित्त मंत्रालय पर दावा। विभाग बंटवारे पर अब तक जो मतभेद है वो लगातार कायम है और ये लगातार जानकारी सामने आ रही थी कि 11 या फिर 12 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि कोई फॉर्मूला निकलकर सामने नहीं आया कि किसके पास होगा गृह विभाग और किसके पास होगा वित्त विभाग। ये वो बड़े विभाग हैं जो कि एनसीपी अजित पवार गुट और शिवसेना शिंदे गुट के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो चाहते हैं अपने पास। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वैभव, लगातार नई सरकार में जो मंथन है विभागों को लेकर वो जारी है और कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सबको साध कर चलना तीनों ही पार्टी के लिए, खासतौर से बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, सत्ता स्थापन तो हो गई, लेकिन जो खुशी का माहौल यहाँ पे चाहिए था वो खुशी का माहौल फिलहाल महायुति की सरकार में नहीं है, क्योंकि कई सीटों पर यानी कई पोर्टफोलियो को लेकर अभी तक एक मत यहाँ पे हुआ नहीं है। इसीलिए एकनाथ शिंदे हो या फिर अजित पवार हो या देवेंद्र फडणवीस, इन तीनों की एक बैठक होनी, महत्वपूर्ण बैठक होनी बाकी थी, जो कल होनी थी, लेकिन वो भी नहीं हुई है। तो सभी विधायक यही सोच रहे हैं कि ये पोर्टफोलियो का बंटवारा, कैबिनेट का विस्तार कब होगा। इसी को लेकर सारे विधायक हैं वो अपने अपने नेताओं के पास जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जो शपथ विधि है कैबिनेट विस्तार का, मंत्रिमंडल का, उसके बारे में पूछ रहे हैं। इसलिए सबको एक ही चिंता है कि कब विस्तार होगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एकनाथ शिंदे शुरुआत से नाराज चल रहे हैं डिप्टी सीएम पद को लेकर। अब डिप्टी सीएम पद आने के बाद एकनाथ शिंदे को यह लग रहा है कि जो महायुति की सरकार में जो विभाग देवेंद्र फडणवीस के पास थे वो विभाग उनके पास अब होने चाहिए, पर ये होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाजपा है वो गृह मंत्रालय अपने पास रखने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है और उस तरह का दबाव भी देवेंद्र फडणवीस के ऊपर है कि गृह मंत्रालय है वो एकनाथ शिंदे के लिए ना छोड़े। देखो, महायुति की सरकार है,
तीनों पार्टी है, तीनों पार्टियों में एक मत होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है और इसी वजह से ये जो विस्तार है वो किधर ना किधर आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए 16 तारीख से महाराष्ट्र में नागपुर में विंटर सेशन होने जा रहा है और उसके पहले ये विस्तार होना अपेक्षित है, लेकिन ये होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि एकनाथ शिंदे की मांग है 4 महत्वपूर्ण विभाग है जो भाजपा के पास थे वो होने चाहिए। गृह है, रेवेन्यू है, उसके बाद इरिगेशन है और पीडब्ल्यूडी है। ये 4 विभागों की मांग लगातार एकनाथ शिंदे पकड़ कर बैठे हैं और इसी को लेकर एकनाथ शिंदे की मांग जब तक पूरी नहीं होती है तब तक कोई भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, ऐसी सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है। लेकिन वैभव, ये तो एक तरीके से विपक्ष को मौका देने वाली बात है क्योंकि जितना विलंब होगा उतने ज्यादा जो निशाना है वो साधा जाएगा विपक्ष की तरफ से और तंज कसा जाएगा और वैसी स्थितियां बन भी रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखो ईवीएम के खिलाफ अब विपक्ष पार्टी है वो रास्ते पे उतर आ रही है। कल देखा गया तो ईवीएम के खिलाफ जो जिस प्रकार से आंदोलन छेड़ा था वो शपथ विधि ना लेते हुए वो सब वॉकआउट करके गए, तो ये मुद्दा है सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश भर में गया था। अब ये लड़ाई है, शरद पवार सीधा मरकटवाड़ी गए हैं और ईवीएम के खिलाफ की लड़ाई और तीव्र गति से आगे लेके जा रहे हैं। दूसरी तरफ है मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, लोगों को ईवीएम के खिलाफ विपक्ष है वो जानकारी दे रहा है किस प्रकार से ईवीएम का घोटाला हुआ है, किस प्रकार के आंकड़े यहाँ पे सामने आए हैं। तो इसको देखते हुए ये बिल्कुल पक्का है कि सत्ताधारियों को हावी पड़ेंगे, विपक्ष संख्या कम है लेकिन इस कम संख्या में विधायक है विपक्ष पार्टी महाविकास आघाड़ी वो कहीं ना कहीं अलग अलग मुद्दे ढूंढ रही है। जैसे ईवीएम का हो गया, आने वाले दिनों में कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है ये भी सवाल पूछेंगे। जैसे मैंने कहा कि विंटर सेशन होने वाला है तो उसके पहले ये जो विस्तार है वो ना अपेक्षित था पर वो हो नहीं रहा है क्योंकि इन तीनों में एक बात नहीं हो रही है। हम बातचीत करना चाहेंगे, अमोल मिटकरी जी है जो अजित पवार गुट के, विस्तार क्यों नहीं हो रहा है आखिर? देखिए, विस्तार के बारे में सभी बड़े नेता ठहराएंगे और मुझे लगता है अभी जो आपके मन में आशंका है कि विस्तार कब होगा, तो जो नागपुर का सेशन चलेगा उसके पहले ज़रूर। एकनाथ शिंदे तो गृह विभाग पर अड़े हैं ना, तो आप देंगे क्या? ऐसी जानकारी मेरे पास तो नहीं है और रहा गृह विभाग का तो पूरे अधिकार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को है और आज तक जो मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं उन्हीं की पार्टी की तरफ गृह खाता है। मैंडेट होने के बाद भी विस्तार नहीं हो रहा है तो विपक्ष तो इसका मुद्दा बनाएंगे ना, ईवीएम को लेकर अब शरद पवार खुद फील्ड पर उतर गए हैं। आने वाले दिनों में अगर कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा तो भी विपक्ष इसके ऊपर मुद्दा बनाएंगे। विपक्ष को अभी 5 साल काम ही क्या है? एक तो यहाँ पे विपक्ष का कोई बड़ा नेता नहीं है, एक तो आप देखते होंगे कांग्रेस वाले, जैसे कांग्रेस वाले हो, शिवसेना वाले हो या फिर अपने तुतारी वाले हो, जैसे भेलपुरी में शेंगदानी लोग देखते हैं कहाँ है वैसे वो दिख ही नहीं रहे कहाँ पे। एक बात तय है कि अभी महायुति की सरकार है, महाविकास आघाड़ी के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए वो ईवीएम का मुद्दा ले रहे हैं। कभी बोल रहे हैं कि ये सरकार गठन क्यों नहीं हो रहा, मुख्यमंत्री पद की शपथ क्यों नहीं ग्रहण हो रही, अब बोल रहे मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों होगा। उनको इतनी जल्दी क्यों है? ये सेशन होने दो, पूरा शपथ विधि समारोह एक बार हो जाए, उसके बाद में तीनों पार्टियां मिलकर ठहराएंगी कौन सा डिपार्टमेंट किसका। देखना होगा क्या फॉर्मूला तय होता है। वैभव, नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स देंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आइए मुंबई महाराष्ट्र से अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं। यहाँ की चुनावी सियासत में इस वक्त एक बड़ा पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की तस्वीर के साथ एक पोस्टर जारी किया जिस पर फिल्म पुष्पा का रंग चढ़ा है। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल पुष्पा अवतार में नजर आ रहे हैं। इस पर लिखा हुआ है केजरीवाल झुकेगा नहीं। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से यह पोस्टर जारी किया गया। केजरीवाल की तस्वीर इसमें आप देख पा रहे हैं जिस पर फिल्म पुष्पा का रंग चढ़ा हुआ नजर आया है और पुष्पा का फेमस डायलॉग लिखा हुआ है अरविंद केजरीवाल झुकेगा नहीं। ये लिखा हुआ है नीचे, आप इस पोस्टर में देख सकते हैं और इसमें आपको केजरीवाल की फोटो भी नजर आ जाएगी। तो केजरीवाल ने फिल्म पुष्पा के स्टाइल में पोस्टर जारी किया तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प वाला पोस्टर जारी किया है। इस पर पीएम मोदी की तस्वीर लगी हुई है। जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक तरफ केजरीवाल का पोस्टर आया तो बीजेपी ने भी एक पोस्टर जारी किया। यही वजह है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए नारा गढ़ा है, अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे। नारे का ये होर्डिंग दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर लगा हुआ है जिस पर सियासत तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को नारे पर घेरा है।
तो अरविंद केजरीवाल ने नारे पर बीजेपी को घेरा है। कैसे? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के नारे पर निशाना साधा है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, जिसका डर था वही हुआ। मैंने पहले ही कहा था कि अगर इनको वोट दे दिया तो दिल्ली की जनता के साथ मिलकर 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किया वो सब काम ये लोग बंद कर देंगे। इन्होंने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि वो सब कुछ बदल देंगे, यानी कि 24 घंटे बिजली बंद हो जाएगी, फिर लंबे लंबे पावर कट लगने लगेंगे, बिजली जो फ्री बिजली है वो बंद हो जाएगी, हजारों रुपए महीने के बिजली के बिल आने शुरू हो जाएंगे, महिलाओं का फ्री बस सफर बंद हो जाएगा, सभी सरकारी स्कूल फिर से बर्बाद हो जाएंगे, सभी मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे, सभी सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली फ्री दवाइयां, सुविधाएं, इलाज सब बंद हो जाएगा। बहुत सोच समझकर वोट देना, इन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है। तो बीजेपी दफ्तर के सामने जो पोस्टर लगाया हुआ है, जिस पे नारा लिखा हुआ है, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर घेरा। आपको बता दें कि बीजेपी का नारा, जो कि बीजेपी दफ्तर के बाहर पोस्टर पर लिखा हुआ है, वो नारा है अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने जमकर घेरा। देखिए, दिल्ली में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनावी रंग में अब से ही लगातार सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ये संग्राम है। पोस्टर वॉर आप देख रहे हैं, ये 2 तस्वीरों के जरिए देखिए, जिसमें पहली तस्वीर केजरीवाल के पुष्पा अवतार वाले पोस्टर की है, दूसरी तस्वीर बीजेपी के नारे की है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल का जो पोस्टर है वो भी काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इसमें लिखा है केजरीवाल झुकेगा नहीं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजातिका सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अजातिका, पोस्टर वॉर लगातार जारी है। बीजेपी कह रही है आप सहेंगे नहीं, बदल कर रहेंगे, और केजरीवाल झुकेगा नहीं, ये पोस्टर भी सुर्खियां बटोर रहा है। चुनावों के पहले दिलचस्प पोस्टर सामने आ रहे हैं, सियासी वॉर जारी है। विधानसभा के चुनाव होने हैं, फरवरी में चुनाव होने हैं, अगले साल का वक्त है, लेकिन अभी से पोस्टर वॉर की लड़ाई शुरू हो गई है और पोस्टर के जरिए दोनों ही पार्टियां अपना दम दिखा रही हैं। जहां एक तरफ केजरीवाल कह रहे हैं कि झुकेगा नहीं केजरीवाल, और उस पोस्टर पर जरा गौर करिए, पीछे जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है वो मोहल्ला क्लिनिक नजर आ रहे हैं, स्कूल्स नजर आ रहे हैं, और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि 4th टर्म कमिंग सून, नीचे एक लाइन में। और स्टाइल देखिए जरा केजरीवाल का कैसा पोस्टर में बनाया हुआ है, यानी कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है केजरीवाल के इस पोस्टर में। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी का जो पोस्टर है वो ये कहता है कि बदल के रहेंगे, सहेंगे नहीं। और इसी के साथ में कुछ दिन पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने एक और पोस्टर जारी किया था, जहां पे मकर जाल बनाया था केजरीवाल का, और उसमें जो बीजेपी लगातार दावे करती रही है वो घोटालों के दावे हैं, और जिसमें जो घोटाला है वो शराबबंदी को लेकर जो घोटाला है वो अहम घोटाला, शीश महल को लेकर घोटाला, सीसीटीवी को लेकर घोटाला, विश्वविद्यालयों को लेकर घोटाला, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो सारा पोस्टर वॉर है ये उस ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश है जो कि नई ऑडियंस है, जो कि जेनजी ऑडियंस भी है, जो कि यूथ ऑडियंस है, युवा ऑडियंस है, जिसके पास एक्सेस है डिजिटल मीडियम का भी ज़्यादा। और क्योंकि हम दिल्ली चुनाव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादातर जो ऑडियंस है, जो ज़्यादातर दर्शक है, उनका एक्सेस रहता है मोबाइल पर, तो इस तरह के जो पोस्टर्स हैं वो ज़रूर लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली उसका कितना इम्पैक्ट रहता है, कितना नैरेटिव वो बिल्ड कर पाते हैं, कितनी धारणा वो बना पाते हैं, कितने परसेप्शंस वो बना पाते हैं, ये धीरे धीरे हमें चुनाव के नज़दीक आने पर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल नज़र यही आ रहा है कि दोनों पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, और जैसे कि केजरीवाल भी अब ऐसे में टारगेट कर रहे हैं कि वो दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सभी योजनाओं को बंद कर देगी, चाहे वो फ्री बिजली हो या फिर वो स्कूलों में मिलने वाली शिक्षा हो, स्कूल बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह से जो लोग हैं, जो दर्शक हैं और जो मतदाता हैं, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कहें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी द्वारा केवल फ्री की रेबड़ियों की बात की जाती है, और हर लेकिन चुनाव से पहले इस reality प्रकार की ये है दिलचस्प तस्वीरें सामने आती हैं। अजातिका, अपनी क्रिएटिविटी हर कोई दिखाने की कोशिश करता है, कुछ वैसा ही नजारा दिल्ली में इस वक्त देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। एक और बड़ी खबर, बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का केजरीवाल पर जुबानी हमला जारी है। उन्होंने कहा है कि बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं अरविंद केजरीवाल।
साथ ही प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि दिल्ली की सरकार बदलने के लिए बीजेपी ने नारा दिया है, दिल्ली से आम आदमी पार्टी सरकार को हटाकर दम लेंगे, ये प्रवीण खंडेलवाल ने कहा। भाजपा ने जो स्लोगन दिया 10 साल जो केजरीवाल की बदहाली के हैं उस निजाम को बदलने का है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार दिल्ली में वो सारे काम करेगी जिससे किसी आंख में आंसू न हो। अरविंद केजरीवाल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, इस कारण से उनका पर्दाफाश हो चुका है। दिल्ली की जनता ने तय किया है कि अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में बनेगी। तो देखिए, दिल्ली बीजेपी की ओर से जारी पोस्टर वार पर अब प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एबीपी न्यूज से बातचीत की है। जो अरविंद केजरीवाल का पोस्टर सामने आया है उसको लेकर वीरेंद्र सचदेवा ने बातचीत की है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से मुक्ति चाहती है, बदलाव चाहती है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। वीरेंद्र जी, हमने देखा कि हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत दर्ज की, महाराष्ट्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी दर्ज की, अब सबकी निगाहें दिल्ली की तरफ है और प्रधानमंत्री पहले ही बोल चुके हैं एक हैं तो सेफ हैं, तो क्या दिल्ली में भी एक हैं सेफ है चलेगा? महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है कार्यकर्ताओं के मेहनत से और जनता के आशीर्वाद से बने हैं, तो निस्संदेह दिल्ली में भी हम सब मिलकर एक होकर चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली को डबल इंजन की सरकार देंगे, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देंगे और दिल्ली को विश्व की बेहतरीन राजधानी बनाएंगे, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे, यमुना को साफ करेंगे, इनके तरह झूठ और आडंबर नहीं करेंगे। मतलब एक हैं तो सेफ? बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब एक हैं, इसलिए प्रधानमंत्री की छाया में हम सब सेफ हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बयान दिया है। कहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। आरजेडी की तरफ से यह कहा गया है कि नेतृत्व पर कोई विवाद की स्थितियां नहीं है। ममता बनर्जी बड़ी लीडर हैं, बड़ी नेता हैं, मिल बैठकर सब ठीक कर लेंगे, फैसले ले लेंगे। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यह बयान दिया है। ममता दीदी इंडिया गठबंधन की मजबूत कड़ी हैं और मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ती रही हैं, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ। गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट, सूत्रधार कोई है तो आदरणीय लालू प्रसाद जी रहे हैं। पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक जब बिहार में हुई थी पटना में, तो आदरणीय ममता दीदी भी आई थी। तो ममता दीदी जो चिंता प्रकट कर रही है, जो बात कर रही है, पर इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल के नेता मिल बैठ करके तय करेंगे, इसमें कहीं कोई विवाद है नहीं। तो आरजेडी को लगता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट को लगता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। जी हां, एक बड़ा हमला बोला है उदय सामंत ने। कहा है कि राहुल नेतृत्व में नाकाम, इसलिए अब आया ममता बनर्जी का नाम। हालांकि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, बड़े नेता ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मिल बांटकर बैठकर फैसला ले लिया जाएगा और एक मत कर लिया जाएगा। लेकिन उदय सामंत का कहना है कि राहुल नेतृत्व में नाकाम है, इसलिए अब ममता बनर्जी का नाम सामने आया है। राहुल जी गांधी के नेतृत्व में 2-3 चुनाव आपने भी देखे, हमने भी देखे, उनको मेरे ख्याल से वो यशस्वी नहीं हुए, इसलिए अभी पैरेलली दूसरा नेतृत्व महाविकास आघाड़ी का रहना चाहिए। ये बात अगर रहती है तो ये कांग्रेस का अपमान है, हमारा नहीं। बड़ी खबर आपको बता दें सीरिया से। आपको ये भी बता दें कि असद सरकार के खिलाफ जो बगावत करने वाला एचटीएस बागी हैं, वो राजधानी दमिश्क में दाखिल हो चुके हैं। ये बड़ी खबर मिल रही है। दहशत में इस वक्त यहाँ आसपास के लोग हैं, लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि जो हालात हैं वो सामान्य हो जाएं, लेकिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। असद सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले एचटीएस के जो बागी हैं वो राजधानी दमिश्क में दाखिल हो चुके हैं और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राष्ट्रपति असद दमिश्क छोड़कर भाग गए हैं। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। असद के विमान के रडार से गायब होने का दावा किया जा रहा है।
सीरियाई राष्ट्रपति असद दमिश्क से निकले थे। उड़ान के कुछ देर बाद विमान का संपर्क टूटा और रडार से उनका विमान गायब हो गया। ये बड़ी खबर मिल रही है। और ये भी बता दें आपको कि दमिश्क से, क्योंकि HTS बागी राजधानी में कब्जा करने के लिए अंदर घुसे, तो सुरक्षा के लिहाज से दमिश्क छोड़कर चले गए असद, और इसके बाद अब उनका जो विमान है वो भी रडार से गायब हो गया है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। वहीं सीरिया के गृह मंत्री ने बड़ा दावा किया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दावा ये कि दमिश्क के चारों तरफ सुरक्षा घेरा अभी मजबूत है। ये दावा अभी लगातार गृह विभाग की तरफ से किया जा रहा है। गृह मंत्री ने यह दावा किया है कि दमिश्क के चारों तरफ सुरक्षा घेरा मजबूत है। साथ ही दावा यह भी कि दमिश्क के बाहरी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, मजबूत है। हालांकि एक तरफ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि HTS के बागी राजधानी दमिश्क में अंदर घुस चुके हैं। दहशत है यहां पर लोगों में, और साथ ही जो असद हैं वो भी विमान से दमिश्क छोड़कर निकल गए हैं। लेकिन अब गृह मंत्री की तरफ से ये बयान सामने आया है कि दमिश्क के बाहरी इलाकों और जो दमिश्क के बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और सुरक्षा घेरे को तोड़ा नहीं जा सकता। ये सीरिया के गृह मंत्री ने दावा किया है। दमिश्क के बाहरी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत है, और गृह मंत्री ये कह रहे हैं दमिश्क में कि जो लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि घेरा तोड़कर अंदर जो बागी हैं वो घुस गए हैं, तो सुरक्षा का घेरा बेहद मजबूत है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। वहीं सीरिया में विद्रोहियों ने राष्ट्रपति असद के शासन के खत्म होने का जश्न भी मनाया। इस दौरान विद्रोही असद परिवार की मूर्तियों को तोड़ते हुए नजर आए। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, इन तस्वीरों को आप देखिए। एक तरफ जहां राष्ट्रपति असद दमिश्क से बाहर निकल चुके हैं, दूसरी तरफ सीरिया में विद्रोहियों ने राष्ट्रपति असद के शासन के खत्म होने का जश्न मनाया, मूर्तियों को तोड़ा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।